कि किसकी हवा चल रही है। मतलब सब चीज पहला क्वेश्चन है आपसे, किसकी हवा चल रही है? ये तो आपका प्रश्न ही बड़ा वैसा है कि जिसका आंसर तो बच्चा बच्चा दे सकता है। मोदी जी का कहीं कोई विकल्प नहीं है। चाहे कितने भी नेता कांग्रेस छोड़ के या बीजेपी छोड़ के इधर उधर जाएं, लेकिन मोदी जी इस बार 2024 में पक्का है। कि महंगाई, बेरोजगारी, इस पे मोदी गवर्नमेंट को जरूर ध्यान में देना चाहिए। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस के पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि इन 70 सालों में राम मंदिर में ना के एक उदाहरण पेश करती सबके सामने। उसने क्यों डिले किया? तो ये बिना इच्छा शक्ति के ये सब काम संभव नहीं है। आप सारे मुद्दे आपको लगता है कि खत्म हो चुके हैं? राम मंदिर बन गया, एक ही मुद्दा है कि भारत विश्व की तीसरी इकोनॉमी कैसे बनेगा और जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा। जी जी बहुत बढ़िया। कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तैयार है इस महासंग्राम में उतरने के लिए। जनता भी तैयार है। उन मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे पिछले 10 साल से चलते आ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो कहीं ना कहीं अभी अछूते हैं, आज हम मुद्दों पर मुद्दे हमारे जो कार्यक्रम है उसमें चर्चा करेंगे। आज हम हैं जयपुर में, जयपुर के मानसरोवर में। आज हम व्यापारियों से चर्चा करेंगे, क्या है उनके मुद्दे, उन्हें क्या लगता है, उनके वो क्या चाहते हैं कि सरकार से, कि जो आने वाली सरकार है वो किन मुद्दों पर बननी चाहिए, और उनसे बातचीत करेंगे। मैं जितेंद्र गोयल द गैंगमैन भारत में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है व्यापारिक मुद्दे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि बताइए सबसे पहले कि किसकी हवा चल रही है। मतलब सब चीज़ पहला क्वेश्चन है आपसे, किसकी हवा चल रही है? ये तो आपका प्रश्न ही बड़ा वैसा है कि जिसका आंसर तो बच्चा बच्चा दे सकता है। हवा किसकी चल रही है? आज तो मोदी जी, पूरा जो भारत है मोदी में हुआ है। मोदी जी की नीतियों से व्यक्ति क्या, बच्चा क्या और बुजुर्ग क्या, हर व्यक्ति खुश है। और उन्होंने नारी वंदन के लिए अलग से कार्यक्रम किया। मोदी जी एक ऐसे शख्स है जो हर पक्ष के ऊपर बिल्कुल बारीकी से काम करते हैं। तो मोदी जी का ही है और उन्हीं की हवा चल रही है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम ये समय देख रहे हैं कि मोदी जी दोबारा तीसरी बार हमारे भारत की बागडोर संभालेंगे। सर सबसे पहले तो परिचय में आपका जो है ना, सर देखिए, परिचय तो देखो एक मोहताज होता है एक इंसान का। हम एक नॉर्मल व्यापारी हैं। मुकुल भार्गव मेरा नाम। मेरी फर्म का नाम है ओम ऑप्टिशियन। हम इस बाज़ार के व्यापारी हैं हम लोग। सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ आप चुनाव की जो बात करने जा रहे हैं, तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर हम लोगों के पास एक जो मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय नहीं होकर देशव्यापी हो जाते हैं। तो आज की तारीख में हम लोगों के पास में जो एक मोदी जी का जो चेहरा है, उन्होंने हमारे देश को, देश ना वरन मतलब पूरे विदेश के अंदर, मतलब पूरे संसार के अंदर हमारे भारत का नाम रोशन किया है। और हम लोग भारत से आज मतलब सन 2014 से पहले हम कहाँ खड़े थे और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी का कहीं कोई विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मोदी जी ने विपक्ष को नेतृत्व विहीन कर दिया है। तो सिवाय मोदी जी के अलावा तो कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा। नहीं, पर इस बार जो है ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस भी जो है ना गढ़ में कहीं उन्होंने छोटी, जैसे सीपीआई से और छोटी छोटी पार्टियों से जो है ना बीजेपी कोटा में, खासकर जो है ना बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जो कि जो ना पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी कांग्रेस में उन्होंने जॉइन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। तो आपको लगता है कहीं ना राजस्थान में इस बार जो है ना चुनावी गणित बिगड़ने वाला है? चाहे कितने भी नेता कांग्रेस छोड़ के या बीजेपी छोड़ के इधर उधर जाएं, लेकिन मोदी जी इस बार 2024 में पक्का है, ये मेरा विश्वास है। किन मुद्दों को लेके इस बार आपको लग रहा है कि चुनाव होगा? पहले परिचय दें। जी, मेरा नाम बजरंग सोनी है और मैं महासचिव हूँ यहाँ मानसरोवर व्यापार मंडल से। और मैं ये आशा करता हूँ कि सरकार बने, अच्छी बने। व्यापारियों का भी हित ज़रूरी है। व्यापारी की सुरक्षा है, व्यापारियों पे अनावश्यक टैक्स हैं, ये सारे मुद्दे ध्यान रखते हुए। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश में पहले से काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, सुरक्षा भी हुई है। आज हमारे और प्रधानमंत्रियों में से मोदी हैं। मैं मानता हूँ मोदी आज काफ़ी देशों में जो है ना जाके और इस तरह से हमारे भारत देश का झंडा इन्होंने गाड़ा है। मैं तो यही चाहता हूँ अच्छी पार्टी के साथ जो है देश का अच्छा विकास हो, व्यापारियों को भी ध्यान रखा जाए, अनावश्यक टैक्सों से नहीं, और सुरक्षाएँ हो और विकास के हिसाब से जो है ना मैं समझता हूँ अच्छी पार्टी हैं और इसी तरह से हमारे देश का विकास होता रहे। मैं समझता हूँ ऐसी पार्टियों को जो है आम लोग को ध्यान रख के और वोट देना चाहिए। दबी जवान से बार बार सर टैक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि टैक्स के मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं, इसका मतलब व्यापारी ही टैक्स देता है, उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? और टैक्स तो देखो, मेरा नाम गोवर्धन चौधरी है, मैं हटना साइड से
प्रॉब्लम है मेरी। और टैक्स तो देखो बनता है, वो बनने का ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे एमएसपी में भी चल रही है, हमारे कपड़े में भी दिक्कत भी आ रही है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो आगे जाके बेनिफिट भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी तो हर चीज़ पे टैक्स तो होएगी, सबको मालूम है, सब चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई विशेष मुद्दा तो आएगा नहीं इस टैक्स का। क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार भी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जो है ना बीजेपी जीतने वाली है? 25 की 25 ही समझता हूँ मैं, ज़रूर बीजेपी जीतेगी। और जहाँ तक टैक्स की बात है तो कुछ चीज़ें थी पहले जो टैक्स के दायरे में नहीं थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद वो टैक्स में आ गई थी। जैसे कपड़ा है, उस पर टैक्स पहले नहीं था, 5% अब लगने लगा है। मैं निवेदन करूँगा इस मंच के माध्यम से कि अगर कपड़े को थोड़ा टैक्स से रिलीफ दिया जाए तो शायद और भी बिजनेस कपड़ा व्यापार का बढ़ जाएगा। चलिए इस बहस को जो ना और अब अगले उस मुकाम पे लेके जाते हैं। अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि 10 साल में कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगते हैं कि सही हुए हैं और जो ऐसे काम जो नहीं होने चाहिए, तो उन पर अपन चर्चा करेंगे। आपसे शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर जो काम आज की तारीख में हमारे सामने सबसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोज़गारी है। 10 साल के मतलब जो सन 2014 के अंदर जो मोदी जी को हम जिस आशा से लेकर आए थे, आशा फुलफ़िल हुई है, लेकिन जिस मुद्दों पर जो मोदी गवर्नमेंट आई थी, बेरोज़गारी अभी भी कायम है, महंगाई और भी ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा बढ़ी है, पेट्रोल, गैस, ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों पर अगर मोदी गवर्नमेंट ध्यान दे दे तो सोने पे सुहागा वाली चीज़ होगी। क्योंकि अगर मुद्दों का निवारण अगर नहीं किया जाएगा, अगर मुद्दे वही चलते रहेंगे तो आज नहीं कल तो फिर एक नेगेटिव ही आई, एक नेगेटिव एनर्जी टाइप की जो एक आई जाती है बाज़ार में। तो कहने का मुद्दा यही मानस ये है कि व्यापारी, हम लोग एक जो व्यापारी हैं, टैक्स पेयर हैं, तो हम व्यापारियों को कम से कम गवर्नमेंट एक स्पेशल कुछ एक कैटेगरी में रखे, क्योंकि जो वो टैक्स पेयर हैं तो कम से कम उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। आज हम ये पूरे इंडिया में ये देखते हैं कि टैक्स पेयर करने वाले तो बेचारे टैक्स पे करते हैं, और जो उसका जो मिसयूज़ करने वाले, जो गवर्नमेंट फ्री का जो राशन बांटना, ये करना, ये एक इस पर कहीं ना कहीं बाकी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ वो जो टॉपिकों पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, और भी कोई भी जो नहीं खुली चर्चा है, इसमें कोई भी माइक मांग सकता है, कि मैं कह रहा हूँ वो विषय जिन पे कि आपको लगता है कि अच्छा काम हुआ है, वो विषयों पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आपको लगता है पिछले 10 सालों में इन विषयों पर बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो 10 साल की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से जो ज्वलंत मुद्दे थे, धारा 370, राम मंदिर, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने कम से कम इस चीज़ को ख़त्म किया। आज हम इतने सक्षम लोग हैं जो बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जो एक अच्छा समय जो देखा कि हम लोग भाग्यशाली भी हैं कि हमने राम मंदिर को बनते हुए देखा आज, क्योंकि नहीं तो हम लोग हर चुनाव के अंदर राम मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे, तो कम से कम इन मुद्दों का निपटारा हुआ है। धारा 370 के अंदर, कश्मीर के अंदर आज हालत देखें आप, हम लोग परिवार के साथ में घूमने जाते तो कम से कम कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। तो कुछ मुद्दे बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन कुछ मुद्दों का निवारण, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज करा कि महंगाई, बेरोज़गारी, इस पे मोदी गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान में देना चाहिए। सुशासन तो बीजेपी में वैसे भी है। राम मंदिर को लेके जो है ना विपक्ष का कहना है कि बार बार की कहीं ना कहीं जो बात है इसमें कि इसको भारतीय जनता पार्टी जो ना मुद्दा बना रही है, मतलब उसको जो ना राजनीति कर रही है। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? ये चीज़ एकदम तो कोई चीज़ आई नहीं, ये 500 वर्ष पुरानी बात थी, जिसमें 70 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस के पास तो अपॉर्चुनिटी थी कि इन 70 सालों में राम मंदिर में ना के एक उदाहरण पेश करती सबके सामने, उसने क्यों डिले किया? तो वो ये कहते हैं कि भाई कि ये जो मंदिर है, ये तो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है। हाँ, वो कहते हैं कोर्ट ने डिसीजन दिया है। कोर्ट ने तो डिसीजन दिया है, लेकिन उनके पीछे जिन लोगों ने त्याग किया उसके बारे में भी तो कभी आपने जिक्र किया होगा। इतनी लाशों के पीछे आज उस मंदिर का निर्माण हुआ है, लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं उस मंदिर को पाने के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो शायद इतना खून खराबा भी नहीं होता और ये मुद्दा बड़ी शांति से हल हो सकता था। ये जान करके इस मुद्दे को उलझाई रखा, ये इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। आज अगर राम की जन्मभूमि पे राम का मंदिर ही तो बनेगा, ये तो व्यवहारिक सी बात है। तो वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिया और वो करके दिखाया, और आज उसका फ़ायदा उसको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि उनका ये था कि जो हम कह रहे हैं, मोदी जी अब आजकल एक नया शब्द यूज़ करते हैं कि मोदी की गारंटी, और हम देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी हर जगह बिल्कुल 100% खरी उतर रही है। अभी अपन देख लें, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी था
इसको 2019 में इन्होंने कानून को लाए और अभी मार्च के महीने में इसको पारित कर दिया, पूरे देश में लागू कर दिया। अचानक हमने अभी अखबार में खबर पढ़ी 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले कि ये पूरे देश में लागू हो गया है। तो ये बिना इच्छा शक्ति के ये सब काम संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी सोचेगा कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं तो उसको कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो राम मंदिर कभी भी मेरी नज़र में ऐसा नहीं रहा कि वो एक चुनाव का मुद्दा रहा, वो एक ज़रूरत थी भारतीयों की, एक हमारे हिंदू समाज की ज़रूरत थी जिसको कांग्रेस को पूरा करना चाहिए था। हमारी आस्था का प्रश्न था वो। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेके जो ना अगला चुनाव होना चाहिए? सर मुद्दे तो मोदी जी ने छोड़े ही नहीं है। मुद्दे आप बताइए कौन सा बचा हुआ है? सबसे हम तो थैंक्स बोलना चाहेंगे मोदी जी को, जो 45 दिन के अंदर जो क्रेडिट पॉलिसी थी उसको रिन्यू किया। ये यानी कि एक सोच का विषय, उनका विज़न जो है व्यापारियों को लेकर के, वो इनका विज़न बहुत क्लियर है। बस वो वाली बात सही है, मेरे व्यापारी भाई ने जो कपड़े पे बोला उसमें हमको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कपड़े पे 5% टैक्स ले रहे हो आप, रेडीमेड पे 18% ले रहे हो, जूतों पे आप टैक्स ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें एक बार मॉडिफाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा है और अच्छा चलेगा। अभी जैसे आपने कहा अभी चर्चा की 45 दिन का जो समय मिल रहा है, 45 दिन का समय मिल रहा है, तो 43 भी ये जो अभी जो MSME के लिए जो कानून बनाया है इसके लिए कई व्यापारी वर्ग विरोध भी कर रहा है, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? 43B जो कानून निकाला है जिसमें 45 दिन में हमको पेमेंट करना है। आप अगर किसी व्यापारी की लेजर उठा के देखेंगे तो जो व्यापारी हमारे से बिजनेस करने के लिए बाहर से यहाँ आते हैं वो खुद ही उधार देने के लिए तैयार है। आप पुराना 10 साल का हमारा खाता देख लीजिए, व्यापारी के 10 लाख रुपए डेबिट रहते हैं, क्रेडिट रहते हैं, पेमेंट आती है जाती है, माल आता है जाता है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। फिर ये 43B कानून गवर्नमेंट का क्यों है? उनको जब बिजनेस चाहिए तब वो दूसरे शहरों से दूसरे शहर में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास पर्दे के कपड़े के लिए बॉम्बे से यहाँ व्यापारी आते हैं, हम उनके पास नहीं जाते हैं। वो खुद मार्केट में एंट्री करने के लिए उधार देते हैं और वो राजी है। उनका सेल्समैन 2 महीने में 3 महीने में आता है, ऑर्डर ले जाता है, पेमेंट ले जाता है, उसको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। सालों का लेजर दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि आपको तो ऐसे देना ही है। ये गलत है और इंस्टेंट कानून निकला है, इसमें समय देना चाहिए था कि भाई ठीक है 1 साल में, अगले साल से कानून चालू हो जाएगा, उससे पहले तुम्हारी क्रेडिट क्लियर कर दो। इतना समय नहीं दिया, बहुत शॉर्ट समय दिया, लेकिन जबकि माल देने वाले को कोई तकलीफ नहीं है। अब उदाहरण के लिए जो व्यापारी हमारे को माल देता है, सपोज़ कीजिए उसके 1000 रुपये 10 जने के बाद 10,000 रुपये क्रेडिट है, उसके ऊपर भी 4000 ही क्रेडिट है। वो 4000 रुपये टैक्स भरेगा, हम 10,000 रुपये भरेंगे, मिलेगा टैक्स गवर्नमेंट को, फ़ायदा दोनों को ही नहीं है। जी, कहीं ना कहीं व्यापारियों की मांग है कि कहीं ना कहीं जो ना जो ये 43B जो कानून है इस पर थोड़ा सुधार की उनको गुंजाइश लग रही है। अभी एक कानून CAA जो कानून आया है, ये जो CAA जो पारित किया है, पूरे हिंदुस्तान में पारित किया है, इसका कई लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इसमें जो ना मुस्लिमों को इन्होंने शामिल नहीं किया है, ये एक गलत व्यवस्था है, सिर्फ कुछ हिंदू को मतलब हिंदू जो है शरणार्थी है उन्हीं को तरजीह दी गई है। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो इसमें ये मानना है कि जब मुस्लिम की जो कंट्रीज में 56 देश हैं तो वो उनको क्यों नहीं ले रहे हैं। और रहा प्रश्न ये कि भारत के अंदर मुस्लिम दुखी नहीं है, प्रताड़ित नहीं है, हर राजनीतिक में है, सरकारी डिपार्टमेंट में है, बड़े बड़े पदों पर है। और आप पाकिस्तान में अगर आप जाके देखोगे तो हिंदू के लिए एक ही जॉब है, वो चाहे बढ़िया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, उसको एक ही सरकारी नौकरी है, वो सफाई कर्मचारी की। तो उनका जो वहाँ शोषण हो रहा है वो यहाँ इनका किसी का नहीं हो रहा है। और वहाँ पर यहाँ पर देखो क्रिश्चियन को भी ले रहे हैं, बौद्ध को भी ले रहे हैं, जैन को भी ले रहे हैं, तो यहाँ विरोध होना ही नहीं चाहिए। जो विरोध हो रहा है वो एक मात्र राजनीतिक है, जो विपक्ष जो कर रहा है विरोध वो एक मात्र राजनीतिक विरोध है। सत्य में उनको भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है। CAA के बारे में जो आपने बोला, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। ये जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि कानून भी बहुत पुराने चल रहे थे, उन कानूनों में भी फेरबदल किया, तो ये भी हमारे जो सिटीजनशिप को लेके पुराने कानून थे उसमें फेरबदल किया है। इसमें किसी को ऐतराज़ तो होना ही नहीं चाहिए। जब धर्म के आधार पे हमारा विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो तब ये कहा गया कि भारत में जो हिंदू जो धर्म को मानते हैं वो लोग इधर रहेंगे और जो मोहम्मद साहब को मानते हैं वो पाकिस्तान रहेंगे। तो उस दौरान भी कुछ लोगों का अपनी ज़मीन की वजह से, अपनी जगह की वजह से लगाव था, वो लोग उधर रह गए, और कुछ लोग यहाँ ज़मीन के और इसकी लगाव की वजह से यहाँ रह गए। यहाँ क्या हुआ
यहाँ उनके लिए कानून अलग से बनाया गया। मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है। आप सोचो कि एक ही देश में रहते हो और आपको कानून अलग अलग है। आज मुस्लिम शादी करे तो उसके लिए अलग तरह के कानूनों का पालन है, हिंदू करे तो उसके लिए अलग तरह का है, जबकि ये बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ नहीं थी। अभी सीए के साथ साथ मैं तो ये और कहूँगा कि इस तरह के कानूनों में भी फेरबदल होना बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार को इसमें भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शादी करता है या तलाक देता है अपनी पत्नी को, तो उसके लिए सेम कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो ये भी जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी इसी से रिलेटेड है कि जो व्यक्ति 2014 से पहले हमारे देश में रह रहा है, वो गैर मुस्लिम होना चाहिए, उसके अलावा बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी धर्म का हो, तो उसको हम बड़े आराम से उसके डॉक्यूमेंट चेक करके उसको यहाँ की नागरिकता देंगे। नागरिकता देने से उसको एक देश के प्रति उसका डिवोशन बढ़ता है, वो इस देश को अपनी संपत्ति समझता है और देश के लिए वो कुछ करना चाहता है। तो ये एक मायने में बहुत अच्छा कदम है उसका, और लोग, मेरे को लग रहा है कि उसके बाद से लोगों ने इसको समझना शुरू किया और इसको अपने रूटीन में ला रहे हैं, और उसके बाद से बहुत सारे लोगों को जो शरणार्थी की तरह रह रहे थे, नागरिकता भी दी है सरकार ने। अब अपन एक राउंड लेते हैं जिसमें मैं सभी से कोई भी चर्चा भी खुला मंच है, खासकर कि पिछले 10 सालों में जो काम आपको लगता है पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हुए, और 10 में से इस पिछली सरकार को कितने मार्क्स देंगे, और क्या भविष्य के लिए आपको क्या लगता है पॉइंट, अपन डिस्कस डिटेल में नहीं जाएंगे, पॉइंट वो कि इन मुद्दों पे अभी काम और होना चाहिए। त्यागी जी, आपसे शुरू करते हैं। पहला कि भाई ये चीज़ हुई और आपको लग रहा है कि ये, और 10 में से मार्क्स कितने देंगे आप वर्तमान सरकार को? वर्तमान सरकार को अगर हम एक मुद्दे पर देखते हैं कि हिंदुत्व को लेके, तो उसमें तो 100 में से 100 ही अंक हैं जी, ठीक है। हाँ, कुछ थोड़ा सा देखो, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, 100% तो जनता के लिए भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम राष्ट्र को देखते हैं तो हमारे लिए एक धर्म को देखते हैं, जैसे बहुत देशों में है, हर कहीं ये सभी देखते हैं, तो उस प्रकार से हम भी देखते हैं कि हम एक धर्म को लेके अब राष्ट्र के हित में आज हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, आर्मी है, सेनाएं हैं, वहाँ पर हम मजबूत हो रहे हैं। 10 में से आगे भविष्य के लिए क्या सोच के बैठे कि क्या सरकार पर क्या मुद्दे होने चाहिए, और ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि रहना चाहिए? इसमें मुद्दा वैसे तो व्यक्तिगत हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुद्दे जो है ना, मैं समझता हूँ क्योंकि जहाँ राम मंदिर बन गया है, धारा 370 हट गई है, वहाँ पर आप सारे मुद्दे आपको लगता है कि खत्म हो चुके हैं, राम मंदिर बन गया। एक ही मुद्दा है कि भारत विश्व की तीसरी इकोनॉमी कैसे बनेगा और जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा। जी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कौन कौन से मुद्दों पर अच्छा काम हुआ है? आपका प्रश्न अच्छा था। मैं तो शुरू से कुछ ये मान लो इस विचारधारा का हूँ, तो मोदी जी की सरकार को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तत्परता से काम किया है और पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश किया है। मतलब आप लोग आज वहाँ का प्रेसिडेंट यूके का, यूएस का, वो लोग इनको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो ये एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। तो इसमें मुद्दे देखो, मैं अभी आपको पहले भी कह रहा था कि वोटर जो हमारा बहुत भोला है, उसको बेसिक चीज़ें क्या चाहिए, उसको रोड अच्छी चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, उसको बढ़िया हॉस्पिटल हो, बढ़िया फैसिलिटी हो, और एजुकेशन से रिलेटेड बढ़िया इंस्टीट्यूट हो उसके बच्चों के पढ़ने के लिए। अगर इन सारी चीज़ों पे सरकार ध्यान दे लेगी तो कहीं कोई आगे आने वाले कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। और हम लोग वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। मैं पढ़ रहा था अभी यूक्रेन और जब रशिया का युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में और एक कीव शहर था उसमें, जिसमें 4 व्हीलर के अलावा कोई 2 व्हीलर था ही नहीं। मतलब इतना संपन्न देश था, लेकिन उसको रातों रात उस देश को ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन वो क्या कारण रहा सबसे बड़ा, कि वो वैसे मजबूत नहीं था, उसकी लीडरशिप मजबूत नहीं थी। लेकिन आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम वैसे सेफ हैं। हम पेट्रोल और ये छोटी छोटी बातों को लेके चाहे नाराज हो सकते हैं मोदी जी की पॉलिसियों से, लेकिन आप देखें कि हम कितने सुरक्षित हैं। पेट्रोल आज 2 रुपये कम कर दिया। आज हमारा झंडा लेके दूसरे देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये आज उनकी मोदी जी की ताकत है। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, मोदी जी उन पे विचार करें। जैसे हमारे कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि बेरोजगारी और जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो इशू है, और थोड़ा सा महंगाई को लेके, तो इस पे थोड़ा मनन करना चाहिए। अगर आम आदमी को और ज़्यादा फ़ायदा दिला देंगे तो लोग इनको आने वाले और 150 सालों में भी पूरा समय देंगे। पिछले 10 सालों में किन विषयों पे काम हुआ है, आपको लग रहा है मोदी जी को कितने मार्क्स देंगे, और आगे आने वाले मुद्दे?
सर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा इकोनॉमी है। आज हम 5वें नंबर पे हैं जी। और थर्ड का सपना है अपना जी। तो चाइना से अपना कंपटीशन है, अमेरिका से अपना कंपटीशन है। तो मैं ये बस मोदी जी ने, जैसे अभी मैंने परसों की न्यूज़पेपर पढ़ी, हम खिलौने में निर्यात में अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। पहले हम आयात में अव्वल नंबर थे, अब निर्यात में अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। इस तरह के सोलर एनर्जी पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा हमारे इंडिया में। इस तरह के इंडिया में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हो रहे हैं डे बाय डे। और 10 ईयर्स में मंदिर का मुद्दा एक अलग है, और आपका ये 370 धारा एक मुद्दा, एक सोशल मुद्दे हैं, ये सारे, ये एक चीज़ अलग है। लेकिन व्यापारियों के हित के लिए जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना में जिस तरह से कंपटीशन हो रहा है, उसमें सब्सिडी जिस तरह से दी जा रही है और इसको बढ़ाया जाए, ताकि जैसे खिलौनों के अलावा हम कपड़े में भी बने। टाइल्स में अभी हम वापस पिछड़ गए, जबकि एक ज़माने में मार्बल में हम इंडिया में नंबर 1 थे। आज की तारीख में हम सबसे नीचे हैं। रीज़न क्योंकि मार्बल्स वालों का व्यापार ख़त्म होता जा रहा है, उनको किसी तरह की कोई प्रोविज़न नहीं दिया जा रहा है। टाइल्स में भी हम पहले बहुत आगे थे, लेकिन आज की तारीख में हम तीसरे नंबर पे हैं। क्यों? ये रीज़न क्योंकि फर्स्ट से तीसरे पे आना, और अभी और पीछे जा सकते हैं जिस तरह का टाइल्स पे टैक्स और इस तरह से चल कितने रहा है। मार्क्स देंगे अभी वर्तमान मोदी सरकार को? अभी 8 तो देंगे सर। 2 नंबर आपने काटे। हमारे को इकोनॉमी फर्स्ट नंबर चाहिए, थर्ड नंबर नहीं चाहिए। आपकी अपेक्षा ज़्यादा है इसलिए आपने 2 नंबर काट किए। हाँ। जी सर। जी। देखिए, किसी भी सरकार का आकलन करना कि साहब उसके कितने मार्क्स आप देंगे, तो वो बहुत जल्दीबाजी हो जाती है। 10 साल हो गए सर, जल्दबाजी नहीं कर रहे। 10 साल आप कह सकते हैं, लेकिन साहब जो मैं दूसरी बात जो कहना चाह रहा हूँ कि 2014 से पहले सन 2012 के अंदर हम लोग मतलब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जब इंडिया का गोल्ड टैक्स के मतलब गिरवी रखा था, तो उस चीज़ की परिस्थिति से आज की परिस्थिति में रात और दिन का अंतर है। तो ये वाली चीज़ तो एक सवाल बेमानी हो जाता है कि हम लोगों ने तरक्की करी है नहीं करी है। वो पूरा संसार देख रहा है, पूरा संसार हमारे तरफ आशाओं से देख रहा है मोदी जी की एक नेतृत्व को। मेन चीज़ क्या है कि अब आज हम आर्थिक रूप से वैसे भी संपन्न हो गए हैं, 5वें नंबर पर रहे हैं। कोशिश करेंगे हमारी गवर्नमेंट को हम लोग आज ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा मोटिवेट करें, तो वो गवर्नमेंट हमारे को 3rd नंबर 2 नंबर 1 नंबर वो एक नंबर गेम है। लेकिन सारा हिंदुस्तान, उसके अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनका रहने का स्तर ऊँचा बने। और आज की तारीख में बेसिक अध्यक्ष साहब ने हमारे यही कहा है ना कि मेन चीज़ कि आज एक आम जनता को चाहिए क्या, बेसिक खाना पानी, मतलब बेसिक शिक्षा और मेडिकल शिक्षा और खाने पीने का। तो अगर ये वाली चीज़ों पे अगर मोदी जी ज़्यादा ध्यान देंगे, तो मोदी जी को आज की तारीख में और तकरीबन 10 से 15 साल तक इनको कोई नहीं ला सकता। 10 में से मार्क्स कितने देंगे? 2 मार्क्स मैं भी काटूंगा उनका, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा सा उन्होंने हमको निराश किया। सिर्फ 2 मार्क्स इसलिए कटेंगे, नहीं तो अगर प्रैक्टिकली अगर बात करूँ तो तुष्टिकरण वाली जो नीति बीजेपी ने नहीं करी है, तो उसमें से 100 में से 100 मार्क्स है। मैं आप तो 10 में से देने की बात कर रहे हो, मैं तो 100 आउट ऑफ 100 देने के मूड में था। बताइए, नहीं आप कुछ मुद्दे या 10 में से कितने मार्क्स देंगे, जो भी आप बोलना चाहें। जी। मोदी सरकार 2024 में हमारा नेतृत्व फिर से करेगी जी। और अच्छे काम हुए हैं, उम्मीद करते हैं और भी आगे अच्छे काम होंगे। और 10 में से 9 मार्क्स। 10 में से 9 मार्क्स आप दे रहे हैं। जी सर, कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 8 मार्क्स। 10 में से 8। 2 मार्क्स किस चीज़ के काट रहे हैं? देखो, युवा है, अब उनको इतनी नौकरियों के लिए भी उनका भविष्य सोचना ज़रूरी है देश में। जब पूरी तरह देश संपन्न हो जाएगा तो निश्चित है आदमी 10 की 10 कहेगा। अब कुछ हैं बातें जिनके आधार पे ये जो है ना 2 नंबर हम रख रहे हैं। जी, कितने मार्क्स? 10 में से 10। 10 में 10 मार्क्स आप पूरे देंगे। और किन मुद्दों को लेकर लग रहा है आपको भविष्य में मुझे चुनाव तो होना सबसे बढ़िया इनका जो आंतरिक सुरक्षाओं के जो इन्होंने मजबूत किए ना, उससे बहुत बेहतर काम किया है। और इसी बात को लेकर कई बार कई देश अपने पे आँख दिखाते थे। ये बेस्ट है, 10 में से 9 मार्क्स। हमारे साथ थे जयपुर के व्यापारी। उन सब का कहना है कि कहीं ना कहीं एक मजबूत सरकार के लिए जो मोदी जी ने डिसीजन लिए वो बहुत सही डिसीजन लिए। कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर उनके मन में थोड़ी सी आशंका है, इसलिए लगभग सभी ने 10 में से 10 मार्क्स देने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा टफ बनते। उन्होंने कहा हमारी अपेक्षा ज़्यादा है। उन्होंने कहा जो मोदी जी के आने से उनकी जो अपेक्षा है वो बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए उन्होंने किसी ने 1 और किसी ने 2 मार्क्स उनके काटे। उन्होंने कहा बाकी सारे विषयों पर वो संतुष्ट हैं और मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा मोदी जी की निश्चित रूप से दोबारा भी मोदी जी की सरकार बनने वाली है। फिर एक बार फिर आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी, मुद्दे पे लोगों से जानेंगे कि क्या राजनीति के मुद्दे होने चाहिए। गैंगरेन भारत में जीते दुगल एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी।